सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 व्याकरण का अर्थ, स्वरूप और महत्व के बारे में। बच्चों, जब व्याकरण नहीं थी तो लोग पहले कैसे बात करते थे? बोली के बात करते थे, है ना, संकेतों से बात करते थे। पर जब व्याकरण आई तब लोगों ने इसे लिखने का, समझने का, पढ़ने का और कुछ नियम जाना इसके कि व्याकरण के क्या-क्या नियम होते हैं। कैसे वाक्य को अच्छे से लिखा जा सकता है, उसे पढ़ा जा सकता है। इसके कुछ उद्देश्य होते हैं जो हम इस पाठ में पढ़ेंगे और इसके 3 विभाग भी होते हैं। इसके 3 विभाग भी होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आइए इन सब पे प्रकाश डालते हैं, यानी कि इनको पढ़ते हैं, बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 1 व्याकरण का अर्थ, स्वरूप एवं महत्व। आइए समझते हैं विषय प्रवेश। व्याकरण भाषा शुद्धि का विज्ञान है। व्याकरण जो है भाषा शुद्धि, भाषा को हमारी शुद्धि करता है। सरल शब्दों में व्याकरण वह विद्या है जो हमें किसी भाषा का अशुद्ध पठन, वाचन और लेखन सिखाती है। अगर कोई वाक्य अशुद्ध है तो हम उसे शुद्ध कर सकते हैं। देखिए, आप इस चित्र को देख रहे हैं। पुराने जमाने में प्रत्येक विद्यार्थी के लिए व्याकरण की शिक्षा प्राप्त करना क्या था? जरूरी था, अनिवार्य था। जो व्यक्ति व्याकरण में बहुत निपुण होता था, यानी कि बहुत अच्छे से उसको आते थे, उसको वो विद्वान माना जाता था कि ये बहुत विद्वान है, उसे विद्वान माना जाता था। अब महोदय, पाणिनि एवं पतंजलि आदि व्याकरण के महान विद्वान हुए थे। व्याकरण का अर्थ को समझेंगे बच्चों। संस्कृत में व्याकरण के लिए एक शब्द है। संस्कृत में व्याकरण के लिए एक शब्द है क्या? व्याकृति, अर्थात जिसके द्वारा अर्थ स्वरूप के माध्यम से शब्दों की व्याख्या होती है। शब्दों की हम व्याख्या करते हैं ना, उसे अगर हम कह दें जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, हम कैसे जानते हैं? व्याकरण के माध्यम से जानते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है ना, इसको हम और नहीं तोड़ सकते हैं। जो भी हम मुंह से शब्द निकालते हैं उसमें क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। ध्वनि और उसकी लिपि दोनों के लिए हिंदी में वर्ण शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, कैसे होता है बच्चों? जैसे मैंने बोला, कोई भी आप एक शब्द उठा लो, कलम। ठीक है, अब मैं इसे तोड़ूंगी। देखो, क, अ, ल, अ, म, अ, कलम। ठीक है, ऐसे हमने क्या करा, इसको वर्ण है ये और हम इसको नहीं तोड़ सकते हैं। और फिर हमने एक नया शब्द बनाया, क्या बनाया? कलम। वर्णों से शब्द तथा शब्द से वाक्य बनता है। वर्णों से शब्द बना, नया शब्द बन गया। अब शब्द से क्या बना? नया वाक्य तैयार हो गया। यह मेरी कलम है। ठीक है, हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने संबंधी नियमों का बोध कराने वाला शास्त्र है। ठीक है, नियमों का पालन करने वाला। मौखिक अभिव्यक्ति है बच्चों। व्याकरण का अर्थ ज्ञान, शुद्ध पठन और वाचन की सीख, व्याकरण की महत्ता का बोध। चलिए व्याकरण की परिभाषा को जानते हैं, जो हमें बोलना, समझना, पढ़ना और नियमों का पालन करना सिखाती है। भाषा को सही तरीके से लिखने, बोलने और समझने के लिए जिन नियमों का पालन करना होता है उनके समुच्चय को क्या कहते हैं बच्चों? व्याकरण कहते हैं। विद्वानों ने अपने अपने ढंग से व्याकरण को परिभाषित किया है। बहुत सारे विद्वान हुए और उन्होंने अलग अलग ढंग से क्या करा, अपने शब्दों में व्यक्त किया कि व्याकरण है क्या। कुछ प्रमुख विद्वानों की परिभाषाएं निम्नलिखित है। देखिए, महर्षि पाणिनि ने क्या बोला है कि व्याकरण वह नियम है जिससे भाषा का जो रूप है व्यवस्थित होता है। भाषा का जो रूप है वो व्यवस्थित हो जाता है। पतंजलि ने बोला है कि व्याकरण शब्दानुसार है, यह भाषा रूपी अश्व का नियंता है। ठीक है, किसने बोला? ये पतंजलि ने। अब हेमचंद ने क्या बोला है कि व्याकरण का काम भाषा पर अनुशासन
करना है, भाषा पर अनुशासन करना है, नियंत्रण को रखना है। ठीक है, व्याकरण का उद्देश्य देखते हैं बच्चों। मुख्य रूप से व्याकरण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं, इसके कुछ उद्देश्य भी होते हैं, प्रकाश डालते हैं इस पर। विद्यार्थियों को विविध ध्वनि का ज्ञान देना, जितनी भी ध्वनि है, जैसे हम बोलते हैं ना और हमारे मुख से कुछ ना कुछ निकलता है, कुछ शब्द निकल रहा है, तो उसका ज्ञान देना। विद्यार्थियों में रचना एवं सृजनात्मक प्रवृत्ति का विकास। ठीक है, जो हम बोल रहे हैं रोचक क्या क्या होता है इसमें। विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा का प्रयोग सिखाना, कभी हम कुछ ऊट पटांग बोल जाते हैं, उसे हमें शुद्ध करना सिखाती है। विद्यार्थियों में ऐसी क्षमता पैदा करना जिससे कि वे कम से कम शब्दों में शुद्धता पूर्वक अपने भावों को व्यक्त कर सके। व्याकरण क्या सिखाती है बच्चों, इसका उद्देश्य क्या है कि कम से कम शब्दों में हम जो बोलना चाह रहे हैं उसे हम शुद्ध भाषा में बोल सके। विद्यार्थियों को शुद्ध बोलने, लिखने एवं पढ़ने की प्रेरणा देना। लेखन कौशल है बच्चों, पारिभाषिक समझ का विकास, पारिभाषिक समझ का विकास, शुद्ध लेखन ज्ञान और तार्किक कौशल, सोचने पे भी ये हमारी तार्किक शक्ति को बढ़ाती है व्याकरण। विषय के उद्देश्य का बोध। देखिए, वर्ण, शब्द और वाक्य भाषा के मुख्य 3 अंगों के आधार पर व्याकरण के निम्नलिखित 3 विभाग माने जाते हैं। कौन कौन से? वर्ण, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, सबसे पहले शब्द हम कोई भी शब्द बोलते हैं उससे पहले क्या होता है बच्चों, कुछ वर्ण, कुछ ध्वनियां हमारे मुंह से निकलती है। जैसे हाथी, हा, आ, थ, ई, है ना, कुछ वर्ण हमारे मुंह से निकले तो नया शब्द बना हाथी। ठीक है, उस शब्द के बाद हम क्या बनाएंगे, वाक्य को बनाएंगे। वर्ण विचार को जानते हैं बच्चों, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। ठीक है, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, जो अखंड मूल ध्वनि होता है। प्रत्येक अक्षर की ध्वनि अपना एक विशेष आकार रखती है, जिसे वर्ण कहते हैं। वर्ण आपको समझ में आ गया कि अलग अलग वर्ण होते हैं जिन्हें हम और नहीं तोड़ सकते हैं। हिंदी भाषा में वर्णमाला की संख्या 52 यानी कि 52 है। अब देखिए स्वर कितने होते हैं बच्चों, 11 होते हैं। आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, कितने हो गए, 11 हो गए। ठीक है, सबसे पहले हम स्वरों को सीखते हैं, फिर हम व्यंजनों को सीखते हैं। ठीक है, चलिए व्यंजनों को सीखते हैं। 39, क ख ग घ अंग, क वर्ग हो गया, च वर्ग देखेंगे, च छ ज झ य। अब ट वर्ग देखेंगे, ट ठ ड ढ ण। ठीक है, त वर्ग देखेंगे, त थ द ध न। प वर्ग देखेंगे, प प ब भ म। अंतस्थ व्यंजन होते हैं बच्चों ये 4, य र ल और व। और ऊष्म व्यंजन होते हैं 4, जिसमें जो गर्माहट निकलती है। ठीक है, गर्मी पैदा करते हैं ये। देखो, श, श, स और ह, हवा भी निकल रही है, देखो आप। ठीक है ना, ये होते हैं संयुक्त व्यंजन, जो 2 वर्णों के मिलने से बनते हैं। ठीक है, कक्ष, त्र, 2 वर्णों के बाद आ जाए, त्र, त और र, क, श, ज्ञ, ज और य, श्र, श और र, 2 वर्ण की आवाज है। ये होते हैं बच्चों अतिरिक्त व्यंजन। इनकी जो ध्वनि होती है ये है ड़, जैसे सड़क, और ये है अड़, अड़, पड़, चढ़, अड़। ठीक है, ये नीचे बिंदी लग जाती है। ठीक है, अतिरिक्त व्यंजन इनको बोला जाता है। चलिए बच्चों, अब देखेंगे शब्द विचार। अक्षरों से बने हुए सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि को शब्द कहते हैं, जो सार्थक होते हैं, जो आपको पता चल रहा है कि बोला क्या जा रहा है। हिंदी भाषा में 2 लाख से अधिक शब्द हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे बोलते हैं बच्चों? जब आपको समझ में आ रहा है कि मैंने बोला क्या है। और निरर्थक शब्द आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने बोला क्या है। अगर देखो मैंने बोला पानी,
ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है पानी, पानी है ना, तो आप ये सार्थक शब्द है, यानी कि आपको समझ में आ रहा है। पर मैंने बोला नीपा, अब आपको समझ में आ रहा है नीपा क्या है, तो ये निरर्थक शब्द हुआ। ठीक है, देखिए सार्थक शब्द जिन शब्द का अर्थ होता है, इसका कोई ना कोई अर्थ होता है, पानी का अर्थ है ना, कलम का अर्थ है, उन शब्दों को सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे खाना, चलना, हिमालय, पढ़ना आदि। आपको समझ में आ रहा है इनका अर्थ है कि मुझसे कहा क्या जा रहा है। ठीक है, निरर्थक शब्द में आपको समझ में ही नहीं आएगा कि शब्द है क्या और उसका कोई अर्थ भी नहीं होता। निरर्थक शब्द बच्चों जिस शब्द का अर्थ नहीं होता उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है निरर्थक। जैसे खाना, वाना, वाना खाने का अर्थ है पर वाना का तो कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, रोटी, वोटी, अब रोटी का अर्थ है, वोटी का कोई अर्थ नहीं है। खाना के साथ जुड़ा हुआ शब्द वाना क्या है, निरर्थक है। पानी, वानी, पानी का अर्थ है पर वानी का कोई अर्थ नहीं है। जो हम बोलते समय बोल जाते हैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता। हम बोलते समय कई बार बोलते हैं ना कि चाय वाय लोगे, तो चाय का तो अर्थ है पर वाय का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, पर कई बार हम ऐसा बोल जाते हैं कि सार्थक और निरर्थक शब्द एक साथ बोल जाते हैं, पर निरर्थक शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है। बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर शब्द के 8 भेद हैं। देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, जहां पर क्या होता है, भाव आते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। वाक्य विचार, आप जानेंगे बच्चों वाक्य विचार। शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। ठीक है, सार्थक मेल मतलब आपको समझ में आया, मैंने बोला कि रमेश पानी लेकर आओ, तो आपको समझ में आ रहा है कि मुझे पानी लेके जाना है ना? सार्थक है ये शब्द वाक्य, जो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अब साधारण वाक्य कौन से होते हैं? साधारण वाक्य होते हैं यह वह वाक्य जो कर्ता द्वारा मुख्य रूप से संबंध रखता है, जो काम कर रहा है। जैसे मैं पढ़ाई करता हूं, भाई कर्ता मैं हूं, मैं पढ़ाई करता हूं, रिया स्कूल जाती है। ठीक है, अब देखिए संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, जो एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। जैसे संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जो अर्थ के लिए एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। जैसे राम आया और रोहन गया, एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, वो आया और वो चला गया, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है ये। ठीक है, राम आया और रोहन चला गया यानी कि गया। मैंने खाना खाया, उसने अपना गृह कार्य पूरा किया, दोनों में कोई संबंध नहीं है। या दो वाक्य साथ होते हुए भी एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। साथ तो है कि भाई राम आया रोहन चला गया, वाक्य तो है पर एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, निर्भर नहीं है। ठीक है, देखिए मिश्रित वाक्य कौन सा होता है बच्चों? मिश्रित वाक्य वह है जो एक प्रधान वाक्य और एक अथवा आश्रित उपवाक्य के साथ बनता है। अब देखो जैसे मीरा ने जैसे ही दवाई खाई वह सो गई। एक मीरा ने, भाई आप दवाई खा के सो जाते हो, ठीक है, मैं घर आया और मैं सो गया। रोहन जैसे ही खेलकर आया सो गया। ठीक है, ये होते हैं मिश्रित वाक्य। व्याकरण का बच्चों हमारे जीवन में बहुत ही वैसे महत्व है, क्योंकि हमें बोलना पढ़ना ये सब सिखाया जाता है, नियम का कुछ पालन होता है इसमें। व्याकरण का अनुशासन जीवन को प्रभावित करता है। इसमें कुछ अनुशासन होते हैं जो हमें पालन करने होते हैं, कुछ नियम होते हैं जिनसे हम अनुशासन में रहते हैं। व्याकरण द्वारा शब्द संरचना एवं वाक्य विन्यास की जानकारी प्राप्त होती है। व्याकरण द्वारा शब्द संरचना की हमें जो जानकारी मिलती है वो हमें प्राप्त होती है। ठीक है, व्याकरण भाषा के स्वरूप की रक्षा करके उचित प्रयोग की प्रक्रिया की जानकारी देने में समर्थ है। व्याकरण के द्वारा विद्यार्थियों में भाषिक परिशुद्धता की प्रवृत्ति विकसित होती है। कोई वाक्य होता है, हम उसे शुद्ध करने की हम उसे शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है, कोई वाक्य अगर अशुद्ध है हम उसे शुद्ध कर सकते हैं व्याकरण के माध्यम से।
व्याकरण के द्वारा भाषा में प्रभावशीलता आती है, भाषा क्या है, अच्छी बनती है। निष्कर्ष है बच्चों, व्याकरण से ही भाषा अपना वास्तविक रूप प्राप्त करती है। भाषा को सही रूप से कैसे लिखा जाता है, कैसे बोला जाता है और कैसे प्रयोग में लाया जाता है, इन सब का माध्यम क्या है, व्याकरण है। हम भाषा को कैसे बोल सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, ये सब क्या है, व्याकरण के माध्यम से ही हमें आती है। व्याकरण को भाषा का शास्त्रीय रूप भी कहा जा सकता है, शास्त्रीय रूप भी कहा जा सकता है। इसमें अनेक नियम भाषा को सही रूप से प्रयोग करने के सीमित रूप प्रदान करते हैं। भाषा के अभिव्यक्ति के अनेक रूप होते हैं जिसको व्याकरण के द्वारा ही सुचारू रूप मिलता है। क्या है बच्चों, व्याकरण, व्याकरण से हमें क्या आता है, हमें बोलना आता है, लिखना आता है, किसी अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना आता है ना, शुद्ध बोलना आता है। व्याकरण भाषा विश्लेषण के नियमों का परिचालक है। भाषा की शुद्धता व्याकरण के द्वारा ही संभव है, अतः भाषा का पूर्ण रूप से विवेचना करना व्याकरण के बिना संभव नहीं है। हम इसको शुद्ध नहीं लिख सकते, शुद्ध नहीं बोल सकते व्याकरण के बिना। देखिए बच्चों, अपनी प्रगति जांचेंगे, सही उत्तर पर सही का निशान लगाएंगे। व्याकरण का जन्म संस्कृत से हुआ। जब व्याकरण नहीं थे, लोग बोली बोलते थे, ठीक है। इनमें से क्या व्याकरण के मूलभूत अंगों में शामिल नहीं है, कविता नहीं है भाई, वर्ण भी है, शब्द भी है, वाक्य भी है। दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द चुने। आशीर्वाद, 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 रा आ रहा है ना, तो व पे लग गया, ठीक है, आशीर्वाद। दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुने। देखिए, रमेश विद्यालय है जाता, कुछ समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा। विद्यालय जाता है रमेश, नहीं आ रहा। रमेश विद्यालय जाता है, ये हमें समझ में आ रहा है, और जाता है रमेश विद्यालय, ये भी हमें समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ये अशुद्ध वाक्य है। इनमें से कौन संस्कृत व्याकरणविद है, कौन है बच्चों, पाणिनि, पाणिनि, ओके। चलिए, ये प्रश्न उत्तर है बच्चों कि व्याकरण का अर्थ करना है आपको, ये आपको खुद से करना है। पाठ से आगे, व्याकरण के ज्ञान के बिना मानव किस तरह भाषा का उपयोग करता होगा, सोचकर लिखिए। बोली से करता था पहले, ठीक है, बोली और संकेतों के माध्यम से, आप लिख सकते हो बोली और संकेतों के माध्यम से, ठीक है बच्चों। अब देखिए, आप क्या लिखना, अपने विद्यालय पर 10 शुद्ध वाक्य लिखने हैं, अपने विद्यालय पर, ठीक है। मेरे विद्यालय का नाम, जैसे जो भी है आपके विद्यालय का नाम लिख दीजिए आप, मेरे विद्यालय का नाम, जो भी आपके विद्यालय का नाम है आप वहां पे, यहाँ पे लिख देंगे और है, ठीक है। मेरे विद्यालय में कुल छात्रों, कुल छात्र डैश हैं, जो भी आपके विद्यालय में बच्चे हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद लिख दीजिए आप, मेरे विद्यालय में जितनी आपके शिक्षक हैं, इनके टीचर्स हैं, इतने शिक्षक हैं, ठीक है। मेरे विद्यालय में डैश कमरे हैं या कक्षाएं हैं, ठीक है। जितनी भी हैं आप उतनी लिख सकते हैं। अब क्या है, अब आप सोचिए आपकी
विद्यालय में और क्या क्या, खेलने का मैदान है, मेरे विद्यालय में एक खेल का क्या है, मैदान भी है, मैदान भी है। ठीक है, और क्या है, कंप्यूटर लैब होगी, है ना। लिखिए, मेरे विद्यालय में एक कंप्यूटर लैब भी है। ठीक है बच्चों, और देखिए और क्या क्या है आपके स्कूल में, और क्या क्या है सोचिए। हाँ, आप लिख दीजिए, मेरे विद्यालय में क्या है, ऑडिटोरियम होगा, है ना, स्टेज है, एक स्टेज है या ऑडिटोरियम है जहाँ पे आप डांस करते हैं, जहाँ हम क्या करते हैं, डांस करते हैं, है ना, या प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, जहाँ हम डांस करते हैं, ठीक है। और सोचिए कि आपके स्कूल में और क्या क्या है। मेरा विद्यालय, लिखिए, मेरा विद्यालय बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। सोचिए आप और क्या क्या है, एक लाइब्रेरी है यानी कि पुस्तकालय भी है। मेरे विद्यालय में एक पुस्तकालय यानी कि बच्चों क्या है, लाइब्रेरी भी है। ठीक है, पुस्तकालय भी है, या मेरे विद्यालय के जो शिक्षक हैं बहुत अच्छे हैं। ठीक है, मुझे मेरा विद्यालय विद्यालय बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। और भी आप लिख सकते हैं कि मेरे विद्यालय के जो शिक्षक हैं वो बहुत अच्छे हैं, मेरे स्कूल में जो पढ़ाई है, मेरे विद्यालय की पढ़ाई बहुत अच्छी है। ठीक है, ये भाषा अध्ययन है बच्चों, ये आपको खुद से करना है कि शब्दों को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे अवकाश है कल, इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, कल अवकाश है। ठीक है, इसको सही करके लिखना है। जाऊंगा घर में, मैं घर जाऊंगा। ठीक है, ऐसा आपको ये शुद्ध करके लिखना। तो देखिए बच्चों, चित्रों के नीचे से संबंधित एक एक वाक्य लिखना है आपको। क्या है ये, गिलहरी है तो गिलहरी बहुत फुर्तीली होती है, या फिर गिलहरी अंगूर का गुच्छा तोड़ रही है। ठीक है, ये देखिए, इसको प्यास लग रही है कोई को, तो ये कंकड़ डाल रहा है। ठीक है, खोजबीन है, देखो बच्चों ये कि नीचे दिए गए वर्ग में भारत की बोली जाने वाली 8 भाषाओं के नाम दिए गए हैं, उन्हें ढूंढकर लिखिए। ये आपकी गतिविधि है कि 8 भाषाएं हैं। ठीक है, तो ये आपको खुद लिखनी है। जैसे ये देखो, गुजराती, ठीक है, तमिल, ठीक है, तो ये आपको इसमें ढूंढनी है और यहाँ पर लिखनी है। कश्मीरी देखिए, ठीक है, मराठी, ठीक है, बंगाली, ये आपको ढूंढ के इसमें 8 भाषाएं, 4 मैंने बता दिए, 4 आपको ढूंढकर लिखनी है। ठीक है बच्चों, देखिए, अपने आसपास लोगों के द्वारा बोली जाने वाले कुछ वाक्यों पर ध्यान दीजिए। उन वाक्यों को
वाक्य भेद के क्रम में वर्गीकृत कर लिखिए। साधारण वाक्य आसपास आपके कैसे लोग बोलते हैं, साधारण वाक्य कैसे बोलते हैं, है ना, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, ये सब लोग आपके जो आसपास हैं वो क्या बोलते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए बच्चों, आशा करती हूँ आपको व्याकरण का महत्व पता चल गया होगा कि व्याकरण का क्या अर्थ है, उसका क्या महत्व है। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।